खबरों में आज के दिन की पहली खबर, बिहार में जिस तरह से ब्लैक फंगस का कहर लगातार देखा जा रहा है। 333 अभी ऐसे मरीज हैं ब्लैक फंगस के जिनका हॉस्पिटल में इलाज अभी जारी है और 76 लोगों की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के आंकड़े भी सरकार ना जाने क्यों छिपा रही थी। आज के दिन ये आंकड़े जारी किए, सार्वजनिक किए गए। कई बार मीडिया ने उनसे रिपोर्ट्स मांगी, लेकिन दबाव के बाद काफी जब उन्हें लगा कि कोरोना की तरह भी कहीं ये रिपोर्ट जब बाद में आएगी तो फिर हालात कैसे होंगे, तो आज के दिन ये आंकड़े सामने आए। दूसरी खबर आज के दिन की, जो तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो इस समय हड़ताल पर चले गए। ये वजह क्योंकि उनको जो परेशानियां हो रही हैं उनको अनसुना किया जा रहा है और ऐसे में अगर इलाज नहीं करेंगे जो कोरोना के मरीज हैं तो फिर वो कैसे बचेंगे। तीसरी खबर आज के दिन की, जैसा कि हमने जिक्र किया, एक ऐसा पुलिसकर्मी जिसको लाइन हाजिर किया जाता है उसके बाद उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। ये बिहार के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है सुशासन के राज में, क्योंकि अगर आप बेशक आप कितने भी आप अपराधी छवि के क्यों ना हो, आपके ऊपर वर्दी पर दाग क्यों ना लग जाए, आप सहरसा जाइए, आप क्लीन चिट आप लीजिए और अच्छे थाने में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये आलम है सहरसा का। फिलहाल इन तीन खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए सुर्खियां। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस का कहर, बिहार में ब्लैक फंगस संक्रमण के 76 लोगों की मौत। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 333 मरीज का इलाज जारी है। रांची के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, कोरोना ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को पुराने स्थान पर भेजे जाने से कर्मचारी आक्रोश है। एलजेपी में फूट के बाद बिहार की राजनीति में हलचल, कांग्रेस नेता ने एलजेपी में बगावत के पीछे बताया जेडीयू कहां, सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना। झारखंड के सरायकेला में युवक को सेल्फी लेना पड़ा महंगा, नदी में छलांग लगाने के दौरान हुआ हादसा, पप्पू और आफ्ताब की नदी में डूबकर मौत। तो चलिए शुरुआत करेंगे ब्लैक फंगस का कहर। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस महामारी अब कहर बरपा रही है। बिहार में ब्लैक फंगस संक्रमण से बीते दिन अब 76 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, जबकि इस रोग से ग्रसित 333 लोगों का इलाज अभी जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। विभाग के मुताबिक बिहार में ब्लैक फंगस के अब तक 562 मामले सामने आए, जिनमें से 8 मामले पिछले 24 घंटों के भीतर सामने आए। राज्य में ब्लैक फंगस से पीड़ित 153 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटों के भीतर ठीक हुए 4 मरीज भी शामिल हैं। इससे पीड़ित 76 मरीजों की अब तक मौत हो गई, जिनमें से पिछले 24 घंटों के दौरान 3 मरीजों की मौत हुई। पटना के आईजेएमस के अधीक्षक ने बताया कि उनके अस्पताल में ब्लैक फंगस के अब तक 186 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से अभी तक 114 का इलाज अभी जारी है। तो चलिए न्यूरो सर्जन डॉक्टर अखिलेश फिलहाल लाइव में जुड़ गए हैं। डॉक्टर अखिलेश, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। डॉक्टर अखिलेश, लगातार देखिए मामले बढ़ते चले जा रहे हैं ब्लैक फंगस के भी। आज के भी दिन भी 8 से 10 मामले सामने आए। लोगों का इलाज तो जारी है, लेकिन मौत के आंकड़े भी कम नहीं है। चिंता का विषय है डॉक्टर अखिलेश। समय हॉस्पिटल पटना। जी, आपने सही कहा, ब्लैक फंगस कोरोना के बाद ही आया है। जैसे कोरोना के आंकड़े घटते जा रहे हैं और ब्लैक फंगस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस एक खराब बीमारी है, ये फंगल इन्फेक्शन है और इसमें डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। इस बार जैसे कोरोना के केसेस पिछले बार के कंपेयर में ज़्यादा हुए हैं। पिछले बार कोरोना केसेस कम थे, इस बार अचानक से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, बहुत लोग घर में रहे, बहुत लोगों को बेड नहीं मिले। तो ये एक वजह है कि हॉस्पिटल्स में जो भी लोग काफ़ी दिन तक स्टे रह गए, उन लोगों को स्टेरॉइड की मात्रा चली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटिक हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, होम आइसोलेशन में रहे। उन लोगों ने घर पे ही कोरोना का इलाज कराया क्योंकि अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिली। तो घर में उन लोगों ने होम आइसोलेशन में जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल से दवाइयाँ हैं, और अनकंट्रोल डायबिटीज़ था उन लोगों को, स्टेरॉइड चली, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहा, डॉक्टर संपर्क में नहीं आए और बीच में अगर ब्लैक फंगस के लक्षण भी आए तो ऐसे लोगों ने डॉक्टर से टाइम पर संपर्क नहीं किया। तो ब्लैक फंगस में अगर आप टाइम पे डॉक्टर से संपर्क करते हैं,
समय पर उसका इलाज होता है तो मरीज की जान बच जाती है। अगर लेट होता है तो यही बीमारी अपना विकराल रूप लेती है, जो कि आंखों को डैमेज, ब्रेन डैमेज ये करता है और डेथ रेट इसमें बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर अखिलेश, कैसे कंट्रोल किया जाएगा ब्लैक फंगस पर? क्या जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, क्या ये भी विकराल रूप ले सकता है आने वाले समय में अगर इसी तरह मामले बढ़ते रहे तो? डॉक्टर अखिलेश, देखिए जिस तरह कोरोना का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, ये महामारी तेज़ी से 2 महीने के अंदर पूरे देश में फैली। उसना ब्लैक फंगस उस तरह का बीमारी नहीं है, ये इतनी तेज़ी से फैलने वाला नहीं है। जिस तरह से एक दूसरे के आदमी के 1 गज 2 गज की दूरी के अंदर पे आने पे कोरोना का इन्फेक्शन फैलता है, ये वैसा नहीं जाएगा। तो अब ये है कि इसको हम लोग कैसे रोकें। जनरली ब्लैक फंगस हो रहा है जो आदमी कोरोना से इम्प्रूव कर रहे हैं, डायबिटीज़ है, जिनसे रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो पहले से कैंसर से पीड़ित हैं और कोरोना हो गया, ऐसे लोगों को ज़्यादा हो रही है। तो और ऐसे लोग जो घर पे चले गए, स्टेरॉइड की मात्रा ले रहे हैं, डॉक्टर के संपर्क में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोग को पहले पहचानिए। उसके जो पहचान है ब्लैक फंगस के, कि नाक के रास्ते हमारे पास एंट्री करता है और नाक वाले एरिया को डैमेज करता है और हमारे फेस का जो आधा पार्ट है एक तरफ के एरिया में सूजन करेगा, वहाँ स्वेलिंग होगी, आधा चेहरा फूल जाएगा, नाक के रास्ते खून आएगा, बुखार आएगा और धीमा धीमा ये उस पूरे एरिया को डैमेज करता है। नाक के थ्रू आँखों को डैमेज करता है, आँखों की रोशनी जाने लगती है। तो ये सब शुरुआती लक्षण है जिसको कि मरीज़ पहचान सकते हैं। और अब तो पब्लिक अवेयरनेस, मीडिया भी इस चीज़ को बहुत उठा रही है, तो अब सबों को तक ये बात जा चुकी है कि ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये फैलता है। तो अगर सारी लोगों में ये चीज़ चली जाएगी कि ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड हो रहा है, इसकी लक्षण क्या है, पहचान क्या है, रोक कैसे सकेंगे, तो जितनी जल्दी आप डॉक्टर के संपर्क में आएंगे। तो शुरुआत में हम लोगों ने जो इसको दवाइयों से ठीक करते हैं, जो एम्फोटेशन भी दवाइयाँ हैं, अब तो सरकार उन दवाइयों को फ्री भी सबको दे रही है, मेडिकल कॉलेज में सबका फ्री इलाज चल रहा है। लेकिन अगर वही मरीज़ काफ़ी लेट से आता है, जैसे उसकी आंखों की रोशनी चली गई, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन फेफड़ा में चला गया, ब्रेन में चला गया, तो फिर वो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही है, उन्हीं लोगों की मौत हो रही है। अभी भी हमारे पटना में इंदिरा गांधी और IGMS में जो हमारा प्रशासन है वो काफ़ी सतर्क है, काफ़ी लगा हुआ है और जो भी लोग शुरुआत में आ रहे हैं उनको दवाइयाँ मिल रही है, ऑपरेशन हो रहा है और जो अर्ली पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल में उनकी जान बच रही है। लेकिन डॉक्टर अखिलेश, क्या जो कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से, जो सेवाएं मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जो समय अस्पतालों में मिल रही हैं, वो पर्याप्त हैं ब्लैक फंगस से निपटने के लिए? आपने सही पूछा जो कि केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, कोरोना के केसेस ज़्यादा थे। तो जब भी महामारी आती है तो महामारी से निपटना बहुत मुश्किल है। ये हमारे देश में हो, विदेशों में है, सब जगह महामारी आई। लेकिन महामारी एक नॉर्मल चीज़ें नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो आपकी पहले थी, महामारी के टाइम में उसकी डिमांड 20 से 25 गुना बढ़ जाती है, उतने डॉक्टर्स की डिमांड, दवाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। तो महामारी को कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है। फिर भी राज्य सरकार के द्वारा प्रयास उसके लिए किया जा रहा है। इस प्रयास को और बढ़ाना चाहिए और जिस तरह से कोरोना के इलाज के लिए सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी प्रोत्साहन दिया, उनको भी बढ़ावा दिया, तो सरकार को चाहिए कि सरकारी संस्थान तो इलाज कर ही रहे हैं, अगर केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो इसके इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इसमें शामिल करें, उसको भी प्रोत्साहित करें, उनको भी दवाइयाँ दी जाएँ। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी दोनों मिल करके इसमें आगे बढ़ते हैं तो इस महामारी से जल्दी हम लोग निजात पा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर अखिलेश बातचीत के लिए VIP न्यूज़ में। तो ब्लैक फंगस का कहर, और इसीलिए डॉक्टर्स भी लगातार समाधान बता रहे हैं। लेकिन ये कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत अधिक जरूरी है। और सदर अस्पताल में कोरोना की ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 2 कर्मचारी को उनके पहले वाले स्थान पर भेजे जाने से कर्मचारी आक्रोशित हैं।
आक्रोशित कर्मचारियों ने अस्पताल में कोरोना की जांच का सारा काम ठप करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने जिले के सीएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि दोनों ही कर्मियों को वापस से सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया जाए। सब मेंबर है, कर्मचारी हैं, ठीक है। रांची में जितना भी टेस्टिंग होता है वो हम ही लोग करते हैं, कोविड टेस्ट, और आज नहीं 1.5 साल पहले से काम करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे जो वरीय कर्मचारी श्री संजय सिंह जी थे, जो शुरू से काम करते आए हैं, सभी का नेतृत्व किया। उनके मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि रांची समझिए कोरोना को जीत गया, ठीक है। लेकिन मेन टर्म में कुछ आपसी रंजिश के कारण सिविल सर्जन इनको यहाँ से हटा दिया गया, जिनका विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। उनके बिना काम समझिए अधूरा है। कितने की संख्या में यहाँ 200-250 कर्मचारी हैं। आज क्या समस्या हो रही है आपको यहाँ बैठ जाने से? पूरा रांची में टेस्टिंग कार्य पूरा बंद है, कहीं पर टेस्टिंग कार्य नहीं हो रहा, टेस्टिंग कार्य पूरा प्रभावित है। और हम लोग का मांग है कि जब तक संजय जी वापस नहीं किया जाएगा हम लोग बैठे रहेंगे। क्या मांग है, क्या कहेंगी आप? हमारी मांग ये है ना कि हमारे जो पहले से संजय सर यहाँ काम कर रहे हैं वो सारा कोविड का सब कुछ संभाल के रखे हैं। आज जब सब कुछ ठीक होने में है तब किसी और को उनके बदले लाया गया है। ये आपसी मंजस के कारण सीएस सर उनको हटाए हैं। हम चाहते हैं कि जब तक संजय सर यहाँ वापस नहीं आएंगे हम कोई काम नहीं करेंगे। उनके साथ एक और का नाम भारद्वाज सर है, वो उन्हें भी हमें चाहिए। हमें संजय सर और शैलेंद्र भारद्वाज दोनों चाहिए, तभी हम कोविड में काम करेंगे। आप क्या काम देखती थी? हम लोग यहाँ कोविड टेस्टिंग में रहते हैं। संजय जी नहीं तो काम नहीं। तो काम ठप कर धरने पर बैठ गए तमाम कर्मचारी। रांची की ये तस्वीर। तो चलिए रिपोर्टर आशीष कुमार लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। आशीष, क्या है ये जानकारी जिस तरह से तमाम ये स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए और परेशानियां मरीजों को हो रही हैं? आशीष जी देखिए, पूरे राज्य में जहां महामारी का दौर चले जा रहा था, 2 साल से पूरा राज्य ग्रसित था कोरोना महामारी से। उसके बाद जो रातू के जो कर्मचारी हैं, ब्लॉक कर्मचारी, और जो आपके काके ब्लॉक कर्मचारी हैं, उनमें से 2 लोगों को सदर अस्पताल में जो मोबाइल आपके वैक्सीनेशन कैंप के द्वारा उनको स्थगित लाया गया था, वहाँ पे कार्यरत किया गया था। लेकिन अभी जब कोविड का समय धीरे धीरे घट रहा है, मरीज कम हो रहे हैं, इनको लेते हुए उनको हटाने का बात कहा गया था। उनको हटाने के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया था सिविल सर्जन के द्वारा, जिसको लेके जो उनके साथी कर्मी थे, जो कर्मचारी के साथ और जो मोबाइल वैक्सीनेशन के जो साथी कर्मचारी थे, उन्होंने आज हड़ताल पर बैठ गए, जिन्होंने साफ मांग किया सिविल सर्जन से कि दोनों कर्मचारी को दोबारा कार्यरत लाएं, नहीं तो वो आगे कार्य नहीं करेंगे। और ना ही पूरे राज्य में या पूरे जिले में जितने भी मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप चल रहे हैं वो पूरे स्थगित रहेंगे तब तक। जी सागर। लेकिन अभी तक मरीजों को कितनी परेशानियां हुई इनके हड़ताल पर जाने के बाद आशीष? जी देखिए, मरीजों को बिल्कुल परेशानी हुई। जो मोबाइल वैक्सीनेशन चल रहा था वो हर ज़िले के जो मोहल्लों हैं वहाँ जाते थे, जो कॉलोनी वहाँ पहुँचते थे, वैक्सीनेशन लगाते थे। लेकिन आज जैसे कि पूरे जितने भी मोबाइल कर्मचारी हैं वो वहाँ धरने में बैठने के कारण जो भी वैक्सीनेशन कैंप लगना था, छोटे छोटे कस्बों में लगना था, वहाँ पर नहीं लग पाया। जहाँ पर आज लोगों को वैक्सीनेशन नहीं पहुँच पाया, या फिर जो जागरूकता कार्य चल रहा था अलग अलग जिलों में, छोटे छोटे कस्बों में, वहाँ पर नहीं पहुँचने, कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी लोगों को। आज वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया। इसको लेकर बड़ी बात चल रही है। अभी हो सकता है कि शाम तक सिविल सर्जन और जो स्वास्थ्य सचिव है उनकी बैठक भी शुरू हो सकती है। जी सागर। लेकिन आशीष, क्या ऊपर बैठे अधिकारियों का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि हड़ताल पर चले गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं?
जी बिल्कुल, इसी चीज़ को लेकर सिविल सर्जन ने हो सकता है कि वो शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करें और उसके पहले सिविल सर्जन और जो सचिव है, स्वास्थ्य सचिव, उनकी भी जो बैठक होगी, बड़ी मांग लेके वो बैठे हैं। जितने भी मोबाइल कर्मचारी हैं, कम से कम 100 की संख्या में जो कर्मचारी है वो सिविल सर्जन के ऑफिस के नीचे धरने पे बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि वो दो कर्मचारी जो रातू और काके ब्लॉक से आए हुए थे, उनके बगैर काम नहीं हो पाएगा। वो सुपरवाइजर के पद पे कार्यरत थे, उनके तरीके से जो काम चल रहा था इसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिल पा रही थी और सारे कर्मचारियों को। तो अपने साथी कर्मचारी के लिए पूरे जो भी मोबाइल कर्मचारी हैं वो सिविल सर्जन के आपके कार्यालय के बाहर धरने में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि सिविल सर्जन कुछ इस पे अपनी बात टिप्पणी रख सकते हैं। शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हो सकती है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। तो काम ठप करके स्वास्थ्यकर्मी धर्मने पर बैठे। इनका यह कहना कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम इसी तरह हड़ताल पर लगातार रहेंगे। तो स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, रांची की ये तस्वीर, लेकिन मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा किसी का भी। और बिहार के वर्दीधारियों के लिए अब खुशखबरी है। अगर किसी पुलिस या उसके पदाधिकारियों की धूमिल छवि होने के चलते लाइन हाजिर अगर किया जाता है तो आप घबराइए मत, क्योंकि आप सहरसा आइए और 72 घंटे में क्लीन चिट होकर आप किसी अच्छे थाने में आप योगदान दीजिए। ये कोई जोक नहीं बल्कि हकीकत है। भले ये खबर आम आवाम के लिए चिंतनीय हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। जिस थानेदार को कई आरोप जिस पर लगे, लाइन हाजिर किया गया, वो 72 घंटे में बेदाग होकर दूसरे थाने में योगदान देने चला गया। ये व्यवस्था उस प्रदेश की है जहां पर सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार है। साथ ही दागी को तुरंत क्लीन कर क्लीन चिट दे दिया गया और नई जिम्मेदारी दे दी गई उस पुलिस कप्तान के द्वारा की गई जिनके पिताजी पूर्व IAS RCP सिन्हा CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी और हम बता रहे हैं, हमारे साथ रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं। पूरी जानकारी क्या कुछ है जिस तरह से हम देख रहे हैं एक बड़ी लापरवाही? लाइव जुड़ गए इंद्रदेव। एक जो बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, एक पुलिसकर्मी जो लापरवाही करता है जिस पर कई दाग लगते हैं, लेकिन उसको बड़े आसानी से बेदाग करके एक नई जिम्मेदारी दे दी जाती है, वो भी किसी दूसरे थाने में। ये एक अच्छा संदेश एक नहीं आवाम के लिए। इंद्रदेव जी, दरअसल 23 मई को जो कि आलोक पेट्रोल पंप है और वो भी कबीना मंत्री जी के हैं, वो इंद्रदेव कुमार, धीरज कुमार और अमृत कुमार जो कार्यरत थे उनके पेट्रोल पंप पे, और वो और दिन की भांति दरअसल जा रहे थे अपने घर, कुछ रुपए भी साथ में थे, और करीब 10 बजे की ये घटना है जगदलपुर के पास। और वहाँ कुछ 10-12 की संख्या में कुछ अपराधी तत्व के किस्म के वो लाठी डंडे से उन चारों जन को रोके और रोक करके उनके साथ लूटपाट की और मारपीट भी की, करीब 50,000 की लूट भी की। और जिसको लेकर के वो सौर बाजार थाना अध्यक्ष के क्षेत्र में वो आते थे, जिसको लेकर के वो आवेदन भी दिए। आवेदन देने के बाद उससे त्वरित कार्रवाई करने के लिए सदर थाना भी खबर की गई
और वहां वो आए और उनको बोले आवेदन देने के लिए, आवेदन दिए, जिसके लिए आवेदन देने के बाद उनका जो है मतलब कार्यवाही करते हुए बोला जो आप आज रुकिए और कल आइए, कल आपकी कार्यवाही पूरी की जाएगी। और उसका ये इंद्रदेव कुमार का आरोप था कि मेरा करीब जो है 50,000 का लूट हुई है और ये घटना जगधर पुल की है, जिसको लेकर के तुरंत कार्रवाई करते हुए वो बोला ठीक है हम छापेमारी करते हैं। छापेमारी करने के बाद जो है ना वो कोई कार्रवाई नहीं किए और उसका जो आवेदन दिए हुए थे, आवेदन देने के बाद उसका जो है फिर आवेदन चेंज कर लिया गया और चेंज करने के बाद उसका कोई सटीक निष्कर्ष नहीं रहने के कारण उसका कोई ये नहीं निकला जी। मतलब अज्ञात कर्मियों के हथियार के भय से जो लूटपाट की गई थी, तो थानाध्यक्ष कोई कार्रवाई उस पर नहीं की और दूसरा उसका जो है आवेदन भी चेंज कर दिया गया, जिसको लेकर के 7 तारीख को जो है फिर आके अपने वो जो मंत्री है जिनका पेट्रोल पंप है उनको आकर के बोले जो सर मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जो उसका कर्मी है पेट्रोल पंप के कर्मी। तो आलोक रंजन जी हैं उनके पेट्रोल पंप के मालिक, वो बोले ठीक है एसपी मैडम को और एसडीपीओ मैडम को आवेदन दो, जिसपे उन्होंने आवेदन दिया और एसडीपीओ संतोष कुमार जी को संज्ञान में देते हुए बोला अपना आप जो है ना इस मैटर को जांच कीजिए। जांच करने के बाद थानाध्यक्ष शिवशंकर जो है जिसको दोषी पाया गया और तत्कालीन उसको प्रभाव से 7 तारीख को प्रभाव वापिस करके थाना हाजिर कर दिया गया जी। और मात्र 3 दिन के बाद ऐसा कौन सी परिस्थिति आ बनी कि जो पुलिस अधीक्षक महोदय उनको फिर अनुमंडल थाना सिमरी बख्तियारपुर नियुक्त कर दिया गया। जी सागर जी, लेकिन इंद्रदेव आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या वजह इसके पीछे, या फिर किसी बड़े आदमी का उन पर हाथ है जो उनको दंडित नहीं किया गया, उन पर एक्शन नहीं लिया गया? दरअसल एसपी मैडम जो सहरसा की है वो आरसीपी सिंह जो उप मुख्यमंत्री है मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी बेटी है और पूरी कार्यवाही तो वरीय पदाधिकारी दोनों, एक तो मंत्री हैं दूसरे मैडम जो है ना अध्यक्ष की भी बेटी है और ये क्या आन परी जो कि कुछ बोलने से भी नहीं है और इसकी पूरी जानकारी तो मैडम नहीं दे पाई है। चलिए शुक्रिया इंद्रदेव पूरी जानकारी के लिए। तो ये उस सुशासन की ये तस्वीर है, सुशासन या कुशासन, इसलिए आज के दिन हमने जिक्र किया क्योंकि सोचिए आप अगर कोई पुलिसकर्मी अगर बेहतर काम नहीं करे, उस पर अगर दाग लगे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सहरसा वाली ये तस्वीरें ये चीख कर ये गवाही देती हैं कि आपको दंडित नहीं किया जाएगा, तुरंत आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, सारे दाग आपके बेदाग हो जाएंगे। एसपी ने थानाध्यक्ष को क्योंकि दे दी अब यहां पर क्लीन चिट। थानाध्यक्ष को क्लीन चिट, बारे सुशासन, सहरसा की ये तस्वीरें। क्योंकि इस खबर को देखने के बाद जो तमाम पुलिसकर्मी जो मनमानी करते हैं वो और भी मनमानी करेंगे। एसपी ने थानाध्यक्ष को क्लीन चिट दी, सहरसा की ये तस्वीर। और इसीलिए हम कह रहे हैं सुशासन है या फिर कुशासन, क्योंकि जब रिपोर्टर ने खबर भेजी तो उनका ये कहना कि जिसको दंडित किया जाना चाहिए था उसे किया नहीं गया। बिहार के वर्दीधारियों के लिए ये खुशखबरी, 72 घंटे में क्लीन चिट मिली। थानेदार को कई आरोपों में लाइन हाजिर किया गया, 72 घंटे के ही अंदर बेदाग बनाकर फिर दूसरे थाने में भेज दिया गया। जेडीयू के एमएलसी भीष्म सैनी जी फोन लाइन पर। भीष्म जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आपको भी सभी
न्यूज के सभी हमारे साथी लोगों को आप लोगों का भी स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। भीष्म जी, एक खबर है सहरसा की, जहां पर एक पुलिसकर्मी है जिन पर कई दाग लगे हैं, उनको लाइन हाजिर किया गया, लेकिन तुरंत उन्हें सर 72 घंटे के अंदर क्लीन चिट दे दिया जाता है, दूसरे थाने में भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां पर आप योगदान दीजिए। तो क्या सर बेदाग तुरंत सर बना दिया जाता है? क्या कोई कार्रवाई और एक्शन नहीं ली जाएगी वर्दीधारियों पे जो मनमानी करेंगे? देखिए, उसका माने हमारे सरकार में नियम कायदा से जो है चला जाता है, और उनकी जांच जो है माने विभागीय जांच होगी। अगर दोषी आते हैं तो कार्रवाई, माने बहुत पदाधिकारी पर कार्रवाई हुआ है, उन पर भी कार्रवाई होगा। अगर किसी को दूसरे थाने में जो है अगर मुख्यालय में कर दिया गया माने थाने पर, तो इसे नहीं हुआ, क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन विभागीय जांच जो है होगा, विभागीय जांच के उपरांत जो है वो जो तथ्य सामने आएगा उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। जी, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में। सबसे पहली खबर ब्लैक फंगस से जुड़ी, जिस तरह से आज के दिन डॉक्टर्स भी लाइव में जुड़े। डॉक्टर का यह कहना कि ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी जो कोरोना की तरह फैलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक बिहार में 76 लोगों की मौत हो गई है ब्लैक फंगस के चलते। दूसरी खबर आज के दिन की, तमाम वो स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए जो कोरोना का इलाज कर रहे थे। इनका यह कहना कि जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक इस तरह से हम धरने पर बैठे रहेंगे। ऐसे में मरीजों को परेशानियां भी हो रही हैं। तीसरी खबर जिसका हमने जिक्र किया सहरसा की है, जहां पर पुलिसकर्मी पर कई दाग लगे हैं, लेकिन 72 घंटे के अंदर उन्हें बेदाग घोषित कर दिया गया। लाइन हाजिर तो किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे थाने में स्थानांतरित कर दिया गया और वहां पर ड्यूटी अब वो दे रहे हैं। ये 3 बड़ी खबरें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।